नाज़रीन, जंग का 16वां दिन है और ऑलरेडी हिस्ट्री में यह सबसे तवील तरीन जंग बन चुकी है। तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतने लंबे अरसे तक अमेरिका और इजराइल के सामने कोई खड़ा हुआ हो, उनकी रूथलेस पावर के सामने। और अगर आप नोट करें नाज़रीन, तो इसमें सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं है, इसमें पूरे का पूरा यूरोप शामिल है। उनकी बेसेस, उनके रिसोर्सेज, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी साइबर कैपेबिलिटीज, ये सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। जो ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल जा रहे हैं, उसको बरतानवी और फ्रांसीसी त्यारे जो है वो गिरा रहे हैं। तो जो है वो सारे के सारे उनके रिसोर्सेज और ताकत इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है। फिर आप देखेंगे जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और 40,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो वो उन पर अटैक किया गया है, बमबारी की गई है। 15,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग सिर्फ तेहरान के अंदर, जो सिविलाइजेशनल कैपिटल है, उसके ऊपर सफाक तरीन बमबारी जब की गई है। लेकिन आप देखिए कि इतनी बड़ी सफाकियत के बावजूद वो ना ही ईरानी मिसाइल को रोक सके हैं, ना ही ईरानी ड्रोन्स को रोक सके हैं, और ना ही ईरान की जो जंगी सलाहियत है उसको अंडरमाइन कर सके हैं। इसलिए आप देखिए कि वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और एक जब वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो ईरान की जंगी सलाहियत को रोकने में, कम करने में और खत्म करने में बुरे तरीके से नाकाम है। ट्रंप बार बार ये कहता है मैंने इसकी एयरफोर्स खत्म कर दी, इसकी नेवी खत्म हो चुकी है, जो कि बिल्कुल रियलिटी से दूर है। ना ही ईरान की कोई एयरफोर्स थी और ना ही ईरान की कोई नेवी है। वो इस तरह से है कि जो एक रिवायती नेवी होती है, जो वॉरशिप्स होते हैं, वो तो ईरान भी नहीं समझता था कि वो कोई लड़ सकेंगे। उन्होंने जो नेवी तैयार कर रखी थी वो बिल्कुल महफूज है और लड़ रही है। उन्होंने उनका जो डॉक्ट्राइन है उसमें सबमरीन शामिल हैं और इसके अलावा छोटी जंगी कश्तियां ये उन्होंने तैयार की थी जहां पर जंग के लिए। जो बड़े वॉरशिप्स हैं वो तो सिटिंग डक हैं, वो तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो वो ईरान ने इस जंग के लिए तैयार नहीं किए थे, जो उन्होंने तैयार किया था वो मौजूद है। और इसलिए अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल जब वो अमेरिका के पास नहीं है, ईरान के पास है। और सुपर पावर के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी जो रास्ता है वो ईरान के कंट्रोल में है। और अगर ईरान इसमें सर्वाइव करता है तो फिर ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जब हमेशा ईरान ही के कंट्रोल में रहेगा। और जो वो युआन और ये सारी बातें कर रहा है लॉन्ग टर्म, फिर वो कुछ भी यहां पर जब वो लागू कर सकता है। तो सुपर पावर जो है वो तो एनर्जी को कंट्रोल करती है ना सारा, तो एनर्जी के रास्ते तो ईरान के कंट्रोल में आ गए हैं। इसलिए आपको वहां पर बुखलाहट भी नजर आ रही है, पैनिक भी नजर आ रहा है, गुस्सा भी नजर आ रहा है, और वो मजीद सफाकिया जब करते चले जा रहे हैं। ईरान और इराक की जो जंग हुई थी, जो इराक ने मुसल्लत की थी, जिसमें पीछे अमेरिका भी था, रीजनल कंट्रीज भी थे, उसमें ईरान बहुत कमजोर था, अभी नौमौलूद था, अभी तो रेवोल्यूशन वहां पर आया था। और एक साल के अंदर अंदर ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी गई। लंबी जंग थी, ईरान की 1 मिलियन के करीब कैजुअलिटीज हुई, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। और इतना नुकसान उठाने के बाद वो इस जंग में फाते रहा। और फाते कैसे रहा? क्योंकि वो सर्वाइव कर गया, हालांकि नुकसान उसका बहुत हुआ। तो ये ईरान की डॉक्ट्राइन है, ठीक है ना। वो किसी भी कीमत पर इस जंग में सरेंडर नहीं करेगा। और जब वो सरेंडर नहीं करेगा तो चाहे वो सुपर पावर है, चाहे वो कोई भी है, उसको इस जंग से भागना पड़ेगा, उसको शिकस्त होकर रहेगी। और क्योंकि ईरान फैसला कर चुका है कि ना ही वो सरेंडर करेगा और वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि जंग मुसल्लत हुई है, उसने जाकर हमला नहीं किया। जब जंग मुसल्लत हो गई है तो फिर उसने लड़ना है। और इस दफा वो ये गारंटी चाहता है कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक ना किया जाए। अच्छा, अब आप देखिए कि पिछले कुछ घंटे बहुत भारी गुजरे हैं इजराइल के ऊपर और तल अवीव के ऊपर खास तौर पर। तल अवीव तो ईरान के निशाने के ऊपर है, वो जो भी वेव्स फायर करते हैं उसमें जो मरकज होता है वो तल अवीव होता है। पिछले कुछ घंटों में इंटेंस हमले तल अवीव के ऊपर किए गए हैं, बहुत सारे इलाकों में आकर मिसाइल गिरे हैं, वहां पर बड़ी तबाही आई है। इवन एक वेव के अंदर ईरान ने 10 फतह मिसाइल एक साथ तल अवीव के ऊपर जो दागे हैं। इसके अलावा बहुत सारे 1 टन जो वॉरहेड के मिसाइल हैं वो दागे जा रहे हैं। अगर 1 टन से मुराद है 1000 केजी उनका वॉरहेड है। अगर ये सिर्फ 500 केजी भी हो तो ये बॉम्ब शेल्टर जो हैं इनको भी ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। और ऐसे वाकयात तल अवीव के अंदर हुए हैं। फिर जो इलात का इलाका है वहां पर क्लस्टर मिसाइल जब वो दागे गए, तो बड़े शदीद तरीन हमले इसराइल पर हुए हैं, तल अवीव पर खास तौर पर हुए हैं। और गल्फ की जो बेसेस हैं वहां पर ताबड़तोड़ हमले ईरान की जानिब से जारी हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमला जो है वो सऊदी अरेबिया में F-16 F-35 जो अमेरिका के खड़े हैं और जो ट्रेनिंग उनकी बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया। इसके अलावा यूएई, कतर और जो है वो कुवैत, यहां पर भी बहुत बड़े हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं। अच्छा, अमेरिका से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट किया कि जो पैट हेgseth है, ये जनाब अली इसको फारिग किया जा सकता है। अगर जंग के नताज ना आए और बिल्कुल अपोजिट नताज आए तो फिर ट्रंप जब सारी जिम्मेदारी इस शख्स के ऊपर डालकर इसको जब फारिग कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो टेलीग्राफ दे रहा है। अच्छा, ये इस चक्कर में फिर ज्यादा रुथलेस भी हो सकता है। ये ऑलरेडी रुथलेस है और आप देखेंगे ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बिल्कुल इंसान नहीं समझते। अच्छा, ये जो पैट हेgseth है इसने बाकायदा किताब लिखी है, अमेरिकन क्रूसेड। ये कई साल पहले ये किताब लिख चुका है और उसमें ये सारा कुछ था इन जंगों के हवाले से और मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से।
तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इंसान नहीं समझती है। और आप देखें ना कि ताकत बार बार एक बिला जवाब ताकत जब इस्तेमाल की जाती है और इतने लोग जब मारे जाते हैं। तो जनाब अली इसके साथ एक और मसला वहां पर पैदा हो गया, ऐसे पैनिक है, हाथ जब उनके कांप रहे हैं अब, हालांकि वो सुपर पार हैं, लेकिन मसले बहुत बड़े हैं। क्योंकि जो आज ट्रेजरी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट सामने आ रही है, एक तो वहां पर बर्डन बढ़ने जा रहा है, डेट जो है वो बढ़ने जा रहा है, इन्फ्लेशन जो वो बढ़ने जा रही है ईरान जंग की वजह से, क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा है, पैसे बहुत लग रहे हैं। फिर ऊपर से जब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तो उनकी स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो गए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए हैं। और इसके साथ साथ जब वो इन्फ्लेशन बढ़ने जा रही है और जो ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो ये सारा कुल मिलाकर जो ऑलरेडी अमेरिका दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क है, जिसको बचाने के लिए ट्रंप आया था, उसको वोट दिया गया था, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट और ज्यादा अंडर प्रेशर जब जाने वाला है और कर्जा जब ऊपर चढ़ने वाला है। अच्छा, अब नेतन्याहू के हवाले से जो स्पेकुलेशंस हैं उसकी डेथ के हवाले से वो और तेज हो गई हैं। वाई? क्योंकि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें नेतन्याहू नहीं था। ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम एवर, कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है और उसमें नेतन्याहू मौजूद ही नहीं। तो अब इसके साथ जब वो जो स्पेकुलेशंस अब बढ़ गई हैं कि पहले एआई वीडियो और फिर ये कैबिनेट के अंदर ना होना। सो देखें, बात यह है कि ये चीज छुपी तो रह नहीं सकती है, ये पता चल जाएगा बहुत जल्द। ये हो सकता है कि नेतन्याहू को कुछ भी ना हुआ हो और वो एक मसलहत के तहत ये सारा कुछ कर रहा हो। ये भी हो सकता है वो जख्मी हो और मुल्क से बाहर कहीं इलाज करवा रहा हो, जैसे अमेरिकी फौजियों को फौरी तौर पर यहां से ले जाया गया ना जर्मनी में और आगे पीछे। तो हो सकता है नेतन्याहू को भी कहीं ले जाया गया हो सकता है वो जख्मी हो सकता है वो जख्मी हालत में इजराइल में ही हो, और हो सकता है उसको कुछ भी ना हो। ये तमाम चीजें जो पॉसिबल हैं, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अलबत्ता एक चीज क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है, वो यह है कि नेतन्याहू का इस तरह से अपीयर ना होना एक बात तो वाज़ेह करती है कि फिर वो शदीद तरीन खौफ के अंदर मुब्तला है कि वो निशाना बन सकता है। इसलिए वो जिस बंकर में छुपा बैठा है उसी बंकर में है। ये पैट हैसन ने कहा ना, ईरानी लीडरशिप जो है वो बंकर में छुपी बैठी है, एंड दैट्स व्हाट द रैट्स डू। जैसे चूहे छुप जाते हैं बिल में, ऐसी ईरानी लीडरशिप छुपी बैठी है। और जब वो ये बात कर रहा था उस वक्त ईरानी लीडरशिप जो है वो उस वक्त जो है वो सड़कों के ऊपर थी, ठीक है, उस वक्त वो रैलीज के अंदर शिरकत कर रही थी। तो नेतन्याहू कहां है, जरा ये तो बताया जाए। तो इसका मतलब इसको डर शदीद है कि ये निशाना बन सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया के सैटेलाइट्स इस वक्त मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं इसराइल में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको ये बड़ा खतरा है कि कहीं रशिया और चाइना ही इसकी इंफॉर्मेशन ना दे दें। तो इसलिए ये जहां पर है ये बड़ा खौफ के अंदर तो मुब्तला है, ये बात वाज़ेह होगी। और IRGC ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा है कि अगर ये जिंदा भी है तो ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, हम इसको निशाना बनाना जारी रखेंगे, इसको ढूंढेंगे ये कहां पर है, एंड ही इज आवर बिगेस्ट टारगेट। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं नाज़रीन, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इनके कितने ही लीडर शहीद हो चुके हैं, कितने लीडर निशाना बने हैं। दहाइयों से हमास, हिजबुल्लाह सब के लीडर निशाना बन रहे हैं, लेकिन ये तंजीमें मौजूद हैं, लड़ रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन अगर इनका ये मारा गया, अगर इनका ये निशाना बन गया और नेतन्याहू निशाना बना, तो फिर भूल जाए कि ये इजराइल ये जंग जारी रख सकेगा और अमेरिका जंग जारी रख सकेगा। ये तो इनके साथ कभी हुआ ही नहीं ना, इन्होंने तो दूसरों को असैसिनेट किया है। अगर इनके साथ ये वाकया हो गया तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये हिस्ट्री का कितना बड़ा वाकया होगा और इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इजराइल इस जंग को जारी नहीं रख सकेगा, ये बात वाज़ेह है, और रखेगा भी सही तो वो बहुत समय में फारग हो चुका होगा इजराइल, अगर नेतन्याहू जब निशाना बनता है। इसलिए IRGC का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो नेतन्याहू है, और फिर बहुत सारे बदले भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इसी दरमियान जो नाज़रीन फॉल्स फ्लैग्स भी हो रहे हैं, और बड़ी ये खौफनाक बात है, चूंकि एक तो कुवैत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर अटैक हुआ है, फिर इराक के अंदर अरबल में जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर अटैक हुआ है, वहां पर आग भड़क उठी है, और सऊदी अरेबिया पर 10 के करीब ड्रोन है वो दागे गए और ईरान ने डिनाई किया। अब आप देखिए, सऊदी अरेबिया पर 2 अटैक हुए, एक बेस के ऊपर हुआ है जहां पर F-35 खड़े हुए हैं और F-16 खड़े हुए हैं। ईरान ने कहा ये हमने किया है। ईरान के उधर सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है रियाद, वहां पर 10 ड्रोन दागे गए हैं और ईरान ने कहा ये हमने नहीं किया। यानी सऊदी अरेबिया के किसी शहर के ऊपर हमने अटैक नहीं किया। और जो ईरान ने बड़ी खतरनाक बात बताई है, वो उन्होंने ये बताई है कि शहीद जो ड्रोन है इसकी कॉपी तैयार कर ली है अमेरिका और इजराइल ने, और वो इस कॉपी को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। अब आप देखिए कि गल्फ के साथ अमेरिका क्या खिलवाड़ कर रहा है कि एक तरफ उनसे पूछे बगैर, उनको इत्मीनान में लिए बगैर जंग में धकेला, और अब उनके पर फॉल्स फ्लैग कर रहा है। तो इसलिए अब गल्फ से काफी ज्यादा सख्त रद्दमल भी अमेरिका के खिलाफ जब वो सामने आ रहा है। लेकिन अब ये जो इतने बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? ताकि इनको जब ड्रा किया जाए ईरान के खिलाफ। तो अब हर गुजरता दिन ज़ाहिर है बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि रोज ही ऐसे वाकयात हो रहे हैं। और आज ये सबसे बड़े फॉल्स फ्लैग हैं जो हुए, रियाद पर अटैक और फिर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और जो अरबल रिफाइनरी है। देखिए, ईरान जो कर रहा है वो तो बता रहा है, वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो वो नहीं कर रहा वो खुलकर बता रहा। और टर्की ने ईरान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया है। सही है। अच्छा, अब इसी दरमियान एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है,
اور وہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل کی حالت کتنی پتلی ہو چکی ہے. اسرائیل جو ہے وہ رننگ لو آن میزائل انٹرسپٹر. اسرائیل کے پاس جو انٹرسپٹر میزائل ہیں, خاص طور پر جو بلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کرتے ہیں, وہ بہت تھوڑے رہ گئے, کریٹیکلی لو, بہت ہی تھوڑے رہ گئے. اسرائیل رننگ لو آن انٹرسپٹرز. اس کا جو ریزرو ہے بلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کا, یہ بہت نیچے چلا گیا ہے. جبکہ ایران جنگ تو مزید انٹینسیفائی ہو رہی ہے, ایران کے حملے تو اور زیادہ انٹینسیفائی ہو رہے ہیں. وہ تو اب 10 فتح میزائل جب وہ داغ رہے ہیں, اور 30 ہیویسٹ جو بلسٹک میزائل ہیں وہ بھی کسی ویو کے اندر وہ 30 بھی داغ رہے ہیں. تو یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. اور اسرائیل نے واشنگٹن کو وارن کیا ہے, بیبی جو ہے وہ اپنے فادر کو وارن کر رہا ہے کہ ہماری حالت بڑی پتلی ہے اور ہمارے پاس بہت تھوڑے سے انٹرسپٹر رہ گئے, اور ہمارا جو ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہے وہ آلریڈی بہت پریشر کے اندر آ چکا ہے. خاص طور پر جو لانگ رینج ہے, اور لانگ رینج کے لیے جو انٹرسپشن استعمال ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بہت تھوڑے ہیں. اور اسرائیل جب اس جنگ میں داخل ہوا ہے تو آلریڈی اس کا سٹاک پائل فل نہیں تھا, کیونکہ ابھی وہ جون کی جنگ لڑ کے آیا ہے, تو اس کا سٹاک پائل تھوڑا تھا, اور خود امریکہ کا بھی سٹاک پائل تھوڑا تھا. یہ تو اگر گلف میں امریکی بیسز پر حملے نہ ہوئے تھے تو پھر اگر یہ سارے کے سارے اسرائیل کی طرف جاتے تو پھر کیا بنتا. تو ظاہر ہے ان بیسز کو نشانہ بنانا بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا, اور اکنامک کاسٹ انفلکٹ کرنا یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ تھا. لیکن اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑے رہیں گے, تو پھر اسرائیل کیا کرے گا. دیکھیں, اگر یہ انٹرسپٹر ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں, یہ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چوز کرنا پڑے کہ کون سا میزائل گرانا ہے کون سا نہیں گرانا, تو پھر تو اسرائیل کی ایئر سپیس پہلی بار کسی اور ملک کے کنٹرول کے اندر ہوگی. یہ تو 70-75 سال میں پہلی بار ایسی ایکویشن کوئی ملک قائم کر سکے گا اسرائیل کے خلاف, کہ جیسے لیبنان کی ایئر سپیس اسرائیل کے کنٹرول میں ہے, ایران کی جو ایئر سپیس ہے وہاں پر اسرائیل جہاں پر چاہے جا کر بمباری کر سکتا ہے. تو پھر ایران کے پاس یہ طاقت ہوگی. اس لیے ایران جو ہے وہ اب اس کا سب سے جو بڑا ہدف ہے, جو اس جنگ میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا, وہ ہے کہ بیسز پر کھڑے ہوئے جیٹس کو نشانہ بنانا, اور جو ایکٹیو بیسز ہیں اس کے رن ویز کو تباہ کرنا. یہ ایران کا اب سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, اور اس جنگ میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اگر ایران نے یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب ذرا یہ ہیڈ لائنز دیکھیے کہ ایران نے کتنے بڑے حملے کیے ہیں, بہت بڑے حملے. اچھا, پچھلے کچھ گھنٹوں میں 51st, 52nd, 53 اور کچھ دیر پہلے 54, یہ 4 ویو جب انہوں نے فائر کیے. جو 51st ویو ہے وہ اسپیسیفکلی انہوں نے, یعنی اس کا جو سب سے بڑا نشانہ تھا وہ سعودی عربیہ میں جو F-35 اور F-16 ہیں وہ نشانہ تھے, اور 52 اور 53 اس میں آلموسٹ سیم ٹارگٹ تھے. اس میں تل ابیب, UAE, قطر کی بیسز, کویت, ان کی بیسز آلموسٹ جو وہ سیم ٹارگٹس تھے. دونوں ویوز کے اندر انہوں نے سیم ٹارگٹس کو بار بار ہٹ کیا, اور 54 کے اندر بہت وائڈر رینج کے اندر مزید ٹارگٹس کو ہٹ کیا. اچھا, ہر ویو کے اندر تل ابیب تو لازمی شامل ہوتا ہے, اور باقی پھر ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں. سو ایرانین میزائل بیراج ہٹ سینٹرل اسرائیل اینڈ تل ابیب. سینٹرل اسرائیل کے علاقے ہیں, بین گورین, یہ سارے نشانہ بنے ہیں, اور جگہ جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے. پینک ہے اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اندر. اب زیادہ وقت جو ہم کو شیلٹرز میں گزارنا پڑ رہا ہے, لیکن اب شیلٹرز بھی محفوظ نہیں ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات تل ابیب میں ہو چکے ہیں جہاں پر شیلٹر ہی نشانہ بنا ہے, اور اس میں کہیں 50 کیجویلٹیز ہیں, کہیں پر 70 ہیں, کہیں پر کچھ ہے. تو اب وہ بام شیلٹرز بھی ایرانی میزائلوں سے محفوظ نہیں ہیں. A series of powerful explosions انہوں نے تل ابیب کو ہٹ کیا ہے. وائڈ ویو آف ایرانی میزائل جو ہے ڈیپ انسائڈ اس نے آ کر اسرائیل میں نشانہ بنایا ہے, اور ایکسپینڈنگ فائرز ان ملٹیپل لوکیشن ان تل ابیب. تل ابیب کے کئی لوکیشن کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. سینٹرل ریجن کے اندر اراؤنڈ تل ابیب, بین گورین ایئرپورٹ, ڈیفرنٹ جو سیٹلمنٹس ہیں, اور پھر نارتھ کے اندر جو اپر جلیل کی سیٹلمنٹ ہے, میوٹلا, یہ ساری کی ساری انڈر اٹیک ہیں, اور آگ کے جو شعلے ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. ڈائریکٹ میزائل امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے, اور سینسرشپ کے باوجود یہ اتنی زیادہ رپورٹس وہ سامنے آ رہی ہیں. ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر جو میزائل کے شارپنل ہیں وہ گر رہے ہیں, اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے, آگ لگ رہی ہے. سیورل سینٹرل جو سائٹس ہیں وہ نشانہ بنی ہیں. پینک ہے, کنفیوژن ہے اسرائیلی سیٹلرز کے درمیان. مسلسل جو دھماکوں کی آوازیں ہیں وہ گونج رہی ہیں. کئی شہروں کے اندر حملے کیے گئے ہیں. ایلات میں 10 مقامات پر کلسٹر میزائل جب وہ گرے ہیں, اور اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اور جو امریکی بیسز ہیں اکراس دا ریجن وہ مسلسل نشانہ بن رہی ہیں. اور ایران یہ بتا رہا ہے کہ جو امریکی فورسز کی جو گیدرنگز ہیں, جو اسمبلی سینٹرز ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈیفرنٹ بیسز کے اوپر, اور یہ براڈر ریٹیلیٹری کیمپین کا حصہ ہے. اور 51st آپریشن جو ہے یہ اس میں کون سے میزائل اور ڈرونز شامل تھے؟ اس میں جناب علی لیکوڈ اور سالڈ فیول جو میزائلز ہیں, خیبر شکن, یہ سارے انہوں نے استعمال کیے ہیں F-16 اور F-35 بیسز کے اوپر. اور یہاں پر ری فیولنگ جو ایئر کرافٹس ہیں, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کل 5 ری فیولنگ ایئر کرافٹس انہوں نے ہٹ کیے تھے. اب دوبارہ پھر یہاں پر اٹیک کیا گیا. اس پر نہ صرف جیٹس ہیں بلکہ ری فیولنگ ایئر کرافٹس ہیں, اور جو ارلی وارننگ کے لیے پلینز استعمال ہوتے ہیں
वो भी यहां पर खड़े हैं और उसको निशाना बनाया गया। इसी दरमियान जनाब अली, अब इंडियन मीडिया लिख रहा है कि IRGC टारगेट यूएस अल खरज एयरबेस इन 51st वेव ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक। और ईरान ने वार्न किया है कि अमेरिका और इजराइल के साथ लिंक जो इंडस्ट्रियल साइट्स है, इंडस्ट्रियल साइट्स, सनती मराकज, वो भी निशाना जब वो बन सकते हैं। तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, 51st, 52nd, 53rd एंड 54th। इसी दरमियान एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ईरान जो है वो वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू कर चुका है। उधर उनके मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, इधर से ईरान की जो स्ट्रेटजी थी कि इनको जो बिल्कुल इनके रिसोर्सेज खत्म किए जाए, इनके इंटरसेप्टर खत्म किए जाए, अब उसमें वो बहुत हद तक जब वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ से इंटरसेप्टर बहुत कम है, और ईरान जब साथ साथ जो मिसाइल प्रोडक्शन है वो भी इंतहा दर्जे पर कर रहा है। अगर इधर ईरान 20 मिसाइल बना रहा है बैलिस्टिक, तो वो वहां पर 2 इंटरसेप्टर मिसाइल बना रहे हैं। ये इतना डिफरेंस है, और फिर कॉस्ट का डिफरेंस आपके सामने। तो इसलिए ईरान इस जंग को लंबा कर रहा है, और लंबी जंग में वो बिल्कुल इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हिजबुल्लाह लॉन्चेस रॉकेट्स, ड्रोन्स, अटैक्स ऑन इजरायली पोजीशंस। अब देखना, इजराइल और अमेरिका तो खौफनाक बमबारी करके ईरान की विल तोड़ना चाहते हैं, जिसमें वो नाकाम होंगे और नाकाम हो चुके हैं। जंगी सलाहियत तो ईरान की कम नहीं हो रही है, बल्कि वो तो बढ़ती चली जा रही है। इफ नेतन्याहू इज अलाइव वी विल परसू हिम, IRGC सेज। हम उसको जब परसू करेंगे। अच्छा, बैटल ऑफ जो हुर्मज है, ये फैसला कौन साबित होगी? IRGC ने कहा है कि अगर हमने हुर्मज के ऊपर कंट्रोल खो दिया तो समझ लें कि हम जंग हार गए। ये इतनी ज्यादा अहमियत है बैटल हुर्मज की, तो इसलिए वो उनके कंट्रोल के अंदर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने मजाक बनाया ट्रंप का कि अब हालत अमेरिका की ये है कि ये चाइना से मदद की भीख मांग रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज को खुलवाने के लिए, और ये जंग थी चाइना के खिलाफ, अब चाइना से मदद मांगी जा रही है। और ईरान के स्पीकर ने कहा है कि इस जंग ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि ये जो रीजन में ऑल बेसेस हैं, ये किसी की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद एक खतरा है। और गल्फ ममालिक देखें कि अमेरिका की सारी तवज्जो इसराइल को बचाने पर है, इनको बचाने पर नहीं है। अच्छा, यूएई के साथ फटा चल रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यहां से हिमारस मिसाइल लॉन्च हुए हैं। अब ये जो हिमारस मिसाइल हैं, इनकी 500 किलोमीटर के करीब करीब रेंज है। ये सारे इसराइल से तो लॉन्च हो नहीं सकते, क्योंकि आइलैंड को निशाना बनाया गया है, तो इन्हीं ममालिक से ही वो लॉन्च हुए हैं कहीं ना कहीं। तो अब ये फटा जो चल रहा है। और ईरान ने कहा है कि कुवैत, अरबल, सऊदी अरेबिया, यहां पर हमने अटैक नहीं किया, और उन्होंने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें कि ये रियाद के ऊपर जो अटैक हुआ ये किसने किया। ईरान वॉर्न्स के शहीद 136 की जो कॉपीज हैं वो अमेरिका और इजराइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनवाइल हिजबुल्लाह लॉन्चेस रॉकेट्स, ड्रोन अटैक्स ऑन इजरायली पोजीशन। उनके बड़े ताबड़तोड़ हमले जब जारी हैं। अच्छा, इसके साथ आप आखिर में ये 1-2 हेडलाइंस देखिए कि इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि ये अप्रैल तक हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और जंग रोकना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब अमेरिका ये सोच रहा है कि भाई निकल जाए इस जंग से, तो इजराइल कह रहा है नहीं हम लड़ेंगे। भाई लड़ेंगे कैसे, ये क्योंकि इंटरसेप्टर तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये हम लड़ेंगे, और अप्रैल तक जब हम लड़ेंगे, इतनी हमारी तैयारी है। CNN जावो और बाकी अमेरिकी मीडिया खूब इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहा है ट्रंप इंतजामिया को। अगर आप नोट करें तो वहां पर यह तनकीद नहीं हो रही कि ये कोई इमोरल एक्ट कर रहे हैं, नहीं, जंग को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो शिकस्त है वो उनको नजर आ रही है, इसलिए वो शिकस्त लिखने पर मजबूर है। और अगर ये छोटी मोटी शिकस्त होती है तो इसको छुपा भी लेते, लेकिन ये शिकस्त इतनी बड़ी है कि इसको छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि वहां पर कोई एक रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि स्कूलों पर हमला क्यों हो रहा है, हॉस्पिटल्स पर हमला क्यों हो रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमला क्यों हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, बेरूत पर क्या हो रहा है, तेहरान में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, ये वो कुछ नहीं लिख रहे। अब उनको मसला ये पड़ा हुआ है कि हम तो शिकस्त खा रहे हैं, और वो तनकीद कर रहे हैं कि पैटी हैसत जो है ये मुकम्मल तौर पर एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बिलीफ के साथ, और जिसने किताब लिखी अमेरिकन क्रूसेड, ये जनाब अली जंग लड़ रहा है इंतहाई कंट्रोवर्शियल अप्रोच के साथ। और टेलीग्राफ ने कहा है कि पैटी हैसत को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली जाएगी, और इससे ट्रंप अपने आप को महफूज करेगा कि देखो ये जो है वो इसके कहने पर मैंने किया। और राइजिंग यूएस ट्रेजरी यील्ड सिग्नल डेट एज वॉर ऑन ईरान इन्फ्लेट्स क्राइसिस। अब ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है कि कर्जा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सारे मसाइल जो वो मजीद पैदा हो रहे हैं, और ट्रंप को खतरा यह है कि उसको इंपीच किया जा सकता है। अगर वो जंग हारा तो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगा, और मिड टर्म इलेक्शन हारने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, ट्रंप को इंपीच किया जाएगा। तो ये है जंग के असरात। और अब ये मजीद भी रुथलेस होंगे, मजीद पैनिक में आएंगे, मजीद एस्केलेट करेंगे, ये सारा कुछ ये करने की कोशिश करेंगे। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।